जेनेटिकली इंजीनियर्ड जब प्लांट्स बनाएंगे तो वो जो भी प्लांट्स होंगे वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग होंगे, डिफरेंट इश्यूज़ के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी हम रिसर्च करते हैं या जो भी हम काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है, एक टारगेट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो चैप्टर आपका है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम जो प्लांट्स बनाएंगे वो प्लांट्स जो है हमारे एग्रीकल्चर के जो इश्यूज़ होंगे या जो उनके प्रॉब्लम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम ये देखते हैं हम एक बार। फर्स्ट देखिए आप, फर्स्ट यहाँ पे मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेट टू ए बायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, मतलब हम ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाएंगे या क्रॉप बनाएंगे जो ए बायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सके। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेस है जहाँ पर टेम्परेचर अभी क्या है, बहुत राइज़ कर गया है। ठीक है, टेम्परेचर राइज कर गया है, या वहाँ पे वाटर की डिफिशेंसी है, या वाटर है भी तो सॉल्टी वाटर है। ऐसे डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को बना रहे हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे ड्रॉट कंडीशंस कहीं पे अगर डेवलप हो रहा है, मतलब कई सालों से किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वहाँ पे पानी की डे बाय डे डिफिशेंसी होती जाएगी। और डिफिशेंसी होगी तो हम क्यों ना ऐसा कोई प्लांट वहाँ पे ग्रो कराएं जिनको वाटर की रिक्वायरमेंट लीस्ट हो, कम से कम हो। ठीक है, अगर कम पानी की रिक्वायरमेंट होगी, कम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पे वो प्लांट सर्वाइव कर जाएगा और फिर हमारा पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अदर भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम सॉल्व करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाकर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने ए बायोटिक स्ट्रेसेस वाला डिस्कस कर लिया। इस पे कभी कभी आपको बोर्ड में क्वेश्चंस मिल जाते हैं ए बायोटिक स्ट्रेसेस पे, वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट जैसा बना के वो क्वेश्चन देंगे आपको। ठीक है, सेकेंड आपका पॉइंट है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मतलब कि हम ग्रेजुअली क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड जैसा जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे नर्वस सिस्टम में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स, तो इनको हम अवॉइड करेंगे। तो ये जो आपके ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहे हैं, ये हार्म पहुंचा रहे हैं, और इनको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अवॉइड कैसे कर पाएंगे हम अवॉइड ऐसा करेंगे कि हम क्यों ना पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स डेवलप करें। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करेंगे तो हमारा पेस्टिसाइड का यूज़ क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। हम नहीं यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, अगर हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना लिया तो हमको पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये आप पेस्टिसाइड आप देख रहे हैं तो कितना हार्मफुल है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हार्म पहुंचा सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ऐसे केमिकल्स का यूज़ क्यों करेंगे, आप नहीं यूज़ करेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड आपका है। थर्ड क्या है, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कभी, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मैं थर्ड पॉइंट के लिए। एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि टोमेटो जो है, पहले जो होते थे टोमेटो, वो उनका जो रैपनिंग था वो फास्ट होता था। ठीक है, वो रैपनिंग उनका प्रोसेस जो होता है वो फास्ट होता था, और उस कंडीशन में क्या होता था कि टोमेटो को आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे, ज़्यादा टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो सपोज़ दैट कि आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको टोमेटो ट्रांसफ़र कराना है या ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, तो जब लॉन्ग डिस्टेंस में आपको ट्रांसपोर्ट कराना है तो टोमेटो तो रास्ते में ही ख़राब हो जाएगा। सपोज़ दैट कि 3 या 4 डेज़ का वो जर्नी है और 3-4 डेज़ में आपका टोमेटो ख़राब हो जाएगा 50%। तो 50% तो लॉस हो गया, आपका लॉस हो गया, तो एक तरीके से आपका सब कुछ बेकार हो गया। फार्मर का एफर्ट बेकार हो गया, आपके जो भी पैसे लगाए हैं वो भी बेकार हो गए, तो ओवरऑल आपका नुकसान हुआ। ठीक है, आपका टारगेट था यील्ड इंक्रीज़ करना, यहाँ यील्ड डिक्रीज़ हुआ, आपका इकोनॉमी लॉस हुआ। ठीक है, आपका पैसे बेकार हो गए। तो उस कंडीशन में हम क्यों ना हम ऐसा कोई टोमेटो बनाएं जिसकी रैपनिंग जो है स्लो हो, जिनका रैपनिंग प्रोसेस स्लो हो। ठीक है, अभी आपको जो मार्केट में दिखते हैं टोमेटो, उनका जो रैपनिंग है वो स्लो है। ठीक है, इवन उनको कुक करेंगे तो कुक करने में भी उनको टाइम लगता है कुक होने में।
ठीक है। तो मतलब यहाँ ये है कि टोमेटो अब मॉडिफाइड आ रहा है मार्केट में, जो भी आपको टोमेटो दिख रहे हैं वो क्या है, मॉडिफाइड टोमेटो है। उनका जो रैपनिंग है वो डिले हो गया है, और डिले रैपनिंग होगा तो हम इजीली जो है वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो इकोनॉमी लॉस नहीं होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से थर्ड पॉइंट को मैं रिपीट करता हूँ, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। यहाँ ब्रैकेट में मैंने मेंशन किया डिले रैपनिंग, ठीक है, जिसको मैंने अभी टोमेटो के एग्जांपल से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। फोर्थ क्या है, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। मतलब प्लांट जो है, प्लांट मिनरल्स का यूज़ इफिशिएंटली करेंगे, ठीक है। ऐसा यूज़ करेंगे कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी ज़्यादा लॉस ना हो और हमारा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। फिफ्थ एंड लास्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसका एग्जांपल बहुत फेमस है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, फिफ्थ पॉइंट है इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। मतलब कि आप फूड की क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे, आप फूड की क्वालिटी इंक्रीज़ करेंगे। और एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पे गोल्डन राइस। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जिसके अंदर स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी होता है, विटामिन ए, ठीक है। यूजुअली जो आप राइस खाते हैं उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, बट जो गोल्डन राइस है, गोल्डन राइस में स्टार्च के साथ साथ विटामिन ए भी होता है। मतलब आपके आँखों के लिए भी अच्छा होगा, ये आपके आँखों के लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। तो गोल्डन राइस में क्या दिखा आपको, गोल्डन राइस में दिखा कि स्टार्च के साथ साथ इसमें विटामिन ए है, और यहाँ पे इन्हांस हो रहा है, क्या है, यहाँ पे इन्हांस हो रहा है आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये कुछ क्या है आपके कुछ ये एग्जाम्पल्स थे इश्यूज़ के, प्रॉब्लम के, और इनके अकॉर्डिंग हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और क्रॉप डेवलप कर रहे हैं, और भी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम और अच्छा कर सकें, इसमें हम और अच्छा कर सकें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो रिलेटेड है सेकेंड पॉइंट से। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। मतलब आप जब सेकेंड आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप ये पढ़ेंगे कि कैसे हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स को बनाएंगे, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट जो है वो बनाते इसलिए हैं क्योंकि हमको पेस्ट से बचाना है प्लांट को। जो आपके सराउंडिंग में जो इंसेक्ट हैं वो इंसेक्ट जो है आपके क्रॉप एरिया में जाते हैं, और क्रॉप एरिया में जाकर आपके प्लांट्स पे वो बैठते हैं, प्लांट्स की लीफ, उनके फ्लावर्स, उनके जो भी पार्ट्स हैं उनको डैमेज करते हैं और हमारे प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम क्या करें कि वो प्लांट जो है इंसेक्ट उनको यूज़ ना करें, उनको इंसेक्ट ना खाए, और इंसेक्ट नहीं खाएगा तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, मैनेज हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमको क्या करना होगा, प्लांट के अंदर कोई ऐसा जीन हमको या डीएनए फ्रैगमेंट इंसर्ट करना होगा जिससे क्या होगा कि वो जीन जाकर उस प्लांट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट के वजह से कोई भी इंसेक्ट उस पर एक्ट ना करें, उनको खाने की कोशिश ना करें, ठीक है। सपोज़ करो कि ये आपका प्लांट है और इस प्लांट में पहले पेस्ट आके बैठते थे, ठीक है। आपने क्या किया, इसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए डाल दिया या कोई आपने जीन डाल दिया, ठीक है। आपने फॉरेन डीएनए या जीन जब डाला तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट हो जाएगा। अब ये जो जीन इसके अंदर गया है, ये जीन जाकर यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिस प्रोडक्ट को इंसेक्ट यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। जो भी प्लांट है, प्लांट की लीफ में या उसके फ्लावर पार्ट्स में, उसके स्टेम में ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिस प्रोडक्ट को वो इंसेक्ट खा नहीं सकता है। इंसेक्ट अगर खाने की कोशिश भी करेगा तो कुछ टाइम के बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इंसेक्ट के पास जो है ये मैसेज चला जाएगा कि ये प्लांट हमारा खाने लायक नहीं है, ठीक है। आपको पता है ना कि इंसेक्ट में भी एक सोशल ट्रेनिंग होती है, अगर एक नहीं खाएगा तो दूसरा भी नहीं खाएगा, ये मैसेज उनकी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाएगा, देन वो उस टाइप के प्लांट सेफ रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो उस स्टोरी को कैसे करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया कि कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाएंगे, इसके लिए बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे और देन जाके पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे मैंने कुछ इंसेक्ट के नेम लिख रखे हैं, ठीक है। इंसेक्ट के नेम आपको एज इट इज़ लर्न करना है क्योंकि ये
एनसीईआरटी में है और ये इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंसेक्ट्स में यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कैटेगरी है, लेपिडोप्टेरिन्स और कोलियोप्टेरिन्स। लेपिडोप्टेरिन्स में टोबैको, बड वर्म्स, आर्मी वर्म्स हैं, ठीक है, और कोलियोप्टेरिन्स में बिटल्स, डिप्टरिन्स में फ्लाइज एंड मस्कीटो हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके सामने दिख रहा है कैटेगरी। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं इंसेक्ट्स के नेम दिख रहे हैं, इंसेक्ट्स के नेम यहाँ पे हैं बट वो कैटेगराइज हैं और इनकी यहाँ पे कैटेगरी 3 दिख रही है यहाँ पे। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, लेपिडोप्टेरिन्स, सेकंड कैटेगरी है कोलियोप्टेरिन्स और जो थर्ड कैटेगरी है वो डायपेटेरिन्स, ठीक है। सब में क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि लेपिडोप्टेरिन्स में अगर देखें तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है, टोबैको, बड वर्म्स हैं, देन आर्मी वर्म्स हैं, ठीक है। कोलियोप्टेरिन्स में देखेंगे तो यहाँ बीटल्स हैं, ठीक है, और डिप्टरिन्स में देखेंगे तो फ्लाइज और मस्कीटो है। ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्ट्स के, ठीक है। और इसी इंसेक्ट्स से प्लांट्स को बचाना है तो हमने क्या किया, ध्यान देना आप लोग, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। यहाँ क्या किया है, एक बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल जीन है जिसको बोलते हैं बीटी टॉक्सिन जीन। बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन इसलिए बोल रहे हैं कि जो बीटी है यहाँ पे वो क्या है, इस बैक्टीरिया का नेम क्या है, बैसिलस थोर्निजेंसिस। बैसिलस थोर्निजेंसिस, बी फॉर बैसिलस, टी फॉर थोर्निजेंसिस, और इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीटी। और इसके अंदर जो जीन है वो क्या है, बीटी टॉक्सिन जीन है। ये जो टॉक्सिन जीन है, इस जीन को हम प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, प्लांट के अंदर इंसर्ट करेंगे। प्लांट के अंदर जब इंसर्ट करेंगे तो प्लांट में जाकर ये एक्सप्रेस करके एक प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होगा ये इनएक्टिव होगा तो हम इनिशियली इसको क्या बोलेंगे, प्रोटॉक्सिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, प्रोटॉक्सिन। तो एक बार आप यहाँ पे देखो, बीटी टॉक्सिन जीन है वो निकाला कहाँ से, बैसिलस थोर्निजेंसिस से निकाला, ठीक है। और ये जो जीन है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से, या आप ये बोल सकते हैं कि बायोटेक के मेथड से आपने प्लांट में ट्रांसफ़र किया। क्या किया, ट्रांसफ़र किया, प्लांट हो गया होस्ट। प्लांट में आपने क्या किया, ट्रांसफ़र किया और प्लांट क्या हो गया, होस्ट हो गया। और ये जो प्लांट है इसके अंदर ये जीन एक्सप्रेस करेगा। क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, मतलब कि इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और देन क्या बनेगा, क्रिस्टल प्रोटीन्स बनेंगे जो इनिशियली क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉक्सिन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉक्सिन है ये प्लांट के अंदर होगा। जैसे ही इंसेक्ट आएगा प्लांट पे वो एक्ट करेगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को वो खाने की कोशिश करेगा। जैसे वो खा लेगा, ठीक है, खाने के बाद होगा क्या कि ये जो क्रिस्टल प्रोटीन्स हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में, वो उस इंसेक्ट के गट में जाएगा, ठीक है, इंसेक्ट के गट में जाएगा। और इंसेक्ट के गट में क्या है, अल्कलाइन पीएच है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि जब वो गया, वो पर्टिकुलर क्रिस्टल प्रोटीन्स गया जो क्या था, इनएक्टिव था, और इंसेक्ट के अंदर जाकर इंसेक्ट के गट के अंदर जो अल्कलाइन पीएच है, उस अल्कलाइन पीएच से वो एक्टिव हो गया। क्या हो गया, एक्टिव हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं क्रिस्टल प्रोटीन्स, प्रोटॉक्सिन्स, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अल्कलाइन पीएच में क्या हो रहा है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इंसेक्ट के गट में जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, एक बार ध्यान से सुनना, इंसेक्ट के गट मतलब उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इपिथेलियल लाइनिंग होती है उस इपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज करता है, वहाँ पे पोर क्रिएट करता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ के सेल्स की लिसिस होती है, वहाँ के सेल्स की लिसिस होगी। और सेल्स की लिसिस होगी तो देन फाइनली क्या हो जाएगा, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो जो सेल लिसिस करेगा तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बेकार हो गया तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये अब हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बीटी टॉक्सिन जीन की, ठीक है। ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है इसको क्राइजीन भी बोलते हैं और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और पर्टिकुलर जो जीन्स है या पर्टिकुलर जो इनका प्रोडक्ट्स है, पर्टिकुलर जीन का पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर्टिकुलर इंसेक्ट्स को ही किल करेगा, अदर्स को नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, पर्टिकुलर जीन्स या पर्टिकुलर उसका प्रोडक्ट जो होगा वो पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट को किल करेगा, अदर्स को नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि जो आपका जीन है बीटी टॉक्सिन जीन, इसका अदर नेम क्या है, क्राई जीन है। और क्राई इसलिए क्योंकि क्राई क्रिस्टल वर्ड से बना है। क्रिस्टल जो वर्ड है, टर्म है,
उसमें जो फर्स्ट 3 लेटर्स हैं उनको यूज़ करके इस जीन का नेम दिया गया है क्राई जीन, ठीक है। और क्राई जीन्स यहाँ पे 2 कैटेगरी में बनाए गए हैं। देखो आप यहाँ पे फर्स्ट जो है कैटेगरी क्राई फर्स्ट AC और सेकंड है क्राई सेकंड AB। ये दोनों जो जीन होंगे या इनके जो प्रोडक्ट होंगे वो कॉटन बोलवर्म को किल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा कि कौन किसको किल करेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्राई फर्स्ट AC एंड क्राई सेकंड AB, ये दोनों किसको किल करेंगे? कॉटन बोलवर्म को करेंगे। और ये दोनों क्या हैं? जीन है। और इनसे पहले क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, एक्सप्रेस करके बनेगा। कैसे बनेगा ये सब कुछ मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? क्राई फर्स्ट AB, ये किसको किल करेगा? कॉर्न बोरोर को करेगा, ठीक है। किसको करेगा? कॉर्न बोरोर को करेगा। ओवरऑल आपको ये समझना है कि बीटी टॉक्सिन जीन जो है ये बैसिलस थोर्निजेंसिस से आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद इनको हम बायोटेक्नोलॉजी का मेथड अप्लाई करके प्लांट में इंसर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं। और ट्रांसफॉर्म होने के बाद प्लांट में जाकर वो एक्सप्रेस करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्ट जो बनता है वो क्रिस्टल प्रोटॉक्सिन प्रोडक्ट बनता है। और ये इनिशियली क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही इंसेक्ट आके इनको बाइट करता है, इनको खाता है, तो इंसेक्ट के बॉडी में जाने के बाद ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है ये एक्टिव हो जाता है ड्यू टू एल्कलाइन pH ऑफ दैट पर्टिकुलर मिडगट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो जो भी इंसेक्ट है उनके मिडगट में जाकर क्या होता है? उनका एक्टिवेशन हो जाता है और वो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ के गट की एपिथेलियल लाइनिंग को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। डैमेज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद स्वेलिंग होगी, फिर लिसिस होगा, फिर सेल कंटेंट्स बाहर होंगे। और ऐसा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। ऐसे अदर भी प्लांट्स बनाएंगे, जैसे कि आप चाहो तो डिले रैपनिंग करने के लिए आप बना सकते हैं। जैसे फ्लेवर सेवर एक टोमेटो का एक वैरायटी है, फ्लेवर सेवर, ठीक है। आपको आगे के लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। और ये क्या है? ये ऐसा टोमेटो है जिसकी रैपनिंग डिले कर जाती है, स्लो कर जाती है, और जिससे क्या होता है? हमारा लॉस जो होता है, यील्ड की लॉस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही हम एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप के जीन्स लगाकर अपने प्रॉब्लम को शार्ट आउट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के हम लोगों ने कंप्लीट मेथड देखा था, जहां पे हम लोगों ने एज ए होस्ट प्लांट्स लिया था, ठीक है। प्लांट्स में राइस प्लांट, कॉटन प्लांट्स, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसको आप एज ए होस्ट यूज कर सकते हैं। और वहां पे बीटी टॉक्सिन जीन जो था वो क्या था? फॉरेन डीएनए था। और ये बीटी टॉक्सिन जीन के फर्दर बहुत सारे वैरायटीज थे, टाइप थे, और पर्टिकुलर टाइप का जीन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स बनाता था। और ये प्रोडक्ट एक्चुअली में कहाँ पे बन रहे थे? ये प्लांट बॉडी में बन रहे थे और वहां पे स्टोर हो रहे थे, ठीक है। इंसेक्ट जब प्लांट को कंज्यूम करता था तो इंसेक्ट के बॉडी में वो प्रोडक्ट आता था, और आने के बाद इंसेक्ट के गट को डिस्टर्ब करता था। इंसेक्ट का जो मिड गट है वहां पे एपिथेलियल टिश्यू को डैमेज करता था, वहां पे स्वेलिंग आती थी, और कुछ टाइम के बाद इंसेक्ट की डेथ हो जाती थी, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लांट बनाया वो जेनेटिकली मॉडिफाइड था, और साथ ही साथ वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट था, क्योंकि इंसेक्ट ने उसको कंज्यूम किया और इंसेक्ट की डेथ हो गई। दैट मीन्स कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट था वो, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है लास्ट सेशन में। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में जो सेकेंड पार्ट है वो है आपका पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट कैसे बनाएंगे इसको समझेंगे यहाँ पे हम। बट इस प्लांट को बनाने से पहले आपको पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, ठीक है। जो प्लांट के अंदर प्रॉब्लम होते हैं पेस्ट रिलेटेड, उसको पहले डिस्कस करूंगा और देन उसके सोल्यूशन पे जाऊंगा। जब मैं सोल्यूशन डिस्कस करूंगा तो वहां पे आपका बायोटेक्नोलॉजी यूज होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब वहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज होगा, वहां पे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी यूज होगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं? पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपके सामने मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपके सामने एक होस्ट है जो क्या है? टोबैको प्लांट है। वो क्या है? टोबैको प्लांट। और उस टोबैको प्लांट में एक पर्टिकुलर निमेटोड का इन्फेक्शन होता था, ठीक है। एक पर्टिकुलर
एक पर्टिकुलर नीमेटोड का इन्फेक्शन होता था, उस नीमेटोड का जो नेम है वो क्या है, मेलेडोगाइनी इनबोगेनिटा। ठीक है, आप इस नेम को लर्न करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे और आपको बोर्ड में भी इसका जरूरत होगा। ठीक है, तो ये जो मेलेडोगाइनी इनबोगेनिटा है ये क्या है, नीमेटोड है। ठीक है, और ये एक तरीके से क्या है, पैथोजन है। किसके लिए पैथोजन है, टोबैको प्लांट्स के लिए। ठीक है, टोबैको प्लांट के रूट में ये नॉड का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, नॉड का फॉर्मेशन करते थे और इस के इन्फेक्शन के बाद, इस पर्टिकुलर नीमेटोड के इन्फेक्शन के बाद होता क्या था कि प्लांट की जो यील्ड थी वो डिक्रीज हो जा रही थी। जो भी टोबैको प्लांट है उसका जो भी प्रोडक्ट है उसकी यील्ड जो है वो डिक्रीज हो रही थी, और डिक्रीज हो रही थी तो ये एक प्रॉब्लम था। ठीक है, ये क्या था, एक प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से रिजॉल्व किया। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड से हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। एक बार फिर से मैं डिस्कस कर लूं, यहाँ पे हमने देखा कि होस्ट क्या है, टोबैको प्लांट है, और इस टोबैको प्लांट के अंदर एक पर्टिकुलर नीमेटोड मेलेडोगाइनी इनकोगेनिटा का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये है क्या, पैथोजन है, और पैथोजन है तभी ये क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा और इस टोबैको प्लांट की यील्ड को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यील्ड मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट को डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लम हो गया, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके एनसीईआरटी में जो इसका सोल्यूशन है, ठीक है, वो आरएनए इंटरफेरेंस है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस है और ये एक नोवल मेथड है, और मतलब एज पर एनसीईआरटी एक न्यू मेथड है, बट अगर देखा जाए तो रियली में ये बहुत ओल्ड मेथड है। ये नियर अबाउट 25 ईयर पहले ये इसका इन्वेंशन हुआ था आरएनए इंटरफेरेंस का, और तब से आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये एज पर एनसीईआरटी जो है एक नया मेथड है, और इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको आरएनए के फर्दर एक्सप्रेशन को हमको प्रिवेंट करना है। ठीक है, जैसा कि आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है सेंट्रल डोग्मा में कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स कि आरएनए का ट्रांसलेशन होगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन जो है हमको बनने से रोकना है, क्योंकि वो जो प्रोटीन होगा वही रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, मैं थोड़ी और स्टोरी को इलेबोरेट करूंगा। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका नीमेटोड है, इस नीमेटोड का अपना कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, हमने माना कि ये क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है नीमेटोड के अंदर, और यहाँ पे डीएनए में कोई पर्टिकुलर ऐसा पार्ट होगा जिससे कुछ ऐसा प्रोटीन बन रहा होगा, वो प्रोटीन जो है इस टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इस टोबैको प्लांट के इन्फेक्शन के लिए वो प्रोटीन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ऐसे प्रोटीन को हमको फॉर्म करने से क्या करना, रोकना है, उनको प्रिवेंट कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आरएनए इंटरफेरेंस मेथड को अप्लाई करेंगे और प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस को चेक कर देंगे। ठीक है, उसके पहले आपको सर्च करना होगा कि जो आपने का नेमेटोड का जो टोटल डीएनए है, इस डीएनए में कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है और उस पर्टिकुलर पार्ट से कौन सा आरएनए बन रहा है, वो आरएनए आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, वो आरएनए फाइंड आउट करना होगा, बट आपके सिलेबस में फाइंड आउट नहीं करना है। आपको ये सपोज कर लेना है कि आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर एमआरएनए है जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये जो एमआरएनए है ये फर्दर जो है इससे प्रोटीन ना बने, ये हमको रोकना है, इसको प्रिवेंट करना है। यही हमारा टास्क है, और इस टास्क को हम कंप्लीट किससे कर रहे हैं, हम आरएनए इंटरफेरेंस मेथड से कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपका एमआरएनए है वो क्या हो गया, एक तरीके से टारगेट आरएनए हो गया। वो क्या हो गया, टारगेट आरएनए। और ये टारगेट आरएनए मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा, इसका मेथड बताऊंगा, तब मैं वहां पे डिस्कस करूंगा इसको। ठीक है, तो जब आप टारगेट आरएनए को साइलेंट करेंगे, ठीक है, या उसके फर्दर ट्रांसलेशन को रोकेंगे, तो आप यूज क्या करेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस यूज करेंगे। और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस जो मेथड है, ठीक है, ये एक तरीके से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या है, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। क्या है ये, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए इंटरफेरेंस से क्या होता है, डिफेंस मिलता है। ठीक है, डिफेंस मिलता है,
और ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको ध्यान देना होगा। और ये जो भी डिफेंस मिल रहा है सेलुलर लेवल पे वो सेल्फ रेगुलेटेड है। क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड है, ये भी चीज ध्यान देना होगा। मतलब वो ऑर्गेनिज्म खुद से ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो हमारे नीड का नहीं है आरएनए, उसको हमको फर्दर एक्सप्रेस नहीं करने देना है, ठीक है, और जो नीड का है उसको एक्सप्रेस करने देना है। ये सिस्टम से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो एक्सप्रेशन है वो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये कोशिश करना है कि किसी तरीके से जो टारगेट एमआरएनए है निमेटोड का, उसको हमको आगे एक्सप्रेशन में रोकना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको उस आरएनए के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सर्च करना होगा, ठीक है, या हमको उसको डिस्कवर करना होगा, या उसको हमको रिट्राइव करना होगा, जो भी आप बोलिए। यहाँ पे हमको इस टारगेट आरएनए को किसी तरीके से इसके फर्दर एक्सप्रेशन को हमको प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो प्रिवेंट करने का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, तो उसका सोर्स होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अगर आपके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो इस आरएनए को आप क्या कर सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन को आप सप्रेस कर सकते हैं, इसके फर्दर ट्रांसलेशन को आप इसको सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया आपसे कि जो ये कॉम्प्लीमेंट्री इसका आरएनए होगा वो आएगा कहाँ से, वो आएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से। देन फिर से एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आंसर है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसका आंसर होगा वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको ट्रांसपोजॉन्स बोला गया है। और ये ऐसा होगा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो रेप्लिकेट करेगा वाया आरएनए इंटरमीडिएट, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होगा ये रेप्लिकेट करेगा वाया आरएनए इंटरमीडिएट। और आपको मैं बता दूं कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो होते हैं ये डीएनए भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारा टारगेट आरएनए है जिसके एक्सप्रेशन को रोकना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए होगा वो एक्चुअली में कहाँ से मिलेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलेगा, ठीक है। और वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए एक्चुअली में कहाँ से मिलेगा आपको, वो मिलेगा सोर्स से, ठीक है, जो सोर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। सोर्स जो है वो क्या है, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो, आर मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जिसको ट्रांसपोजॉन्स बोलते हैं। और ये जो भी ट्रांसपोजॉन होगा ये रेप्लिकेट करेगा बट वाया आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ये रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स जो है ये वायरस में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है, ये यूकैरियोट्स में भी है, और साथ ही साथ ये जो भी है ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जो है ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। और यही जो है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री इस पर्टिकुलर टारगेट आरएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है उसी का ये सोर्स होगा, जिसको एनसीईआरटी ने क्या किया है, डायरेक्टली मेंशन कर दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के थ्रू ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। लेकिन हमको ये चीज़ फोकस नहीं करना है, ठीक है। हमको एनी हाउ ये फोकस करना है कि जो भी हमारा टारगेट आरएनए है, किसका टारगेट आरएनए है, निमेटोड का। निमेटोड पैथोजन है, उसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए के एक्सप्रेशन के बाद जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो आरएनए डिजीज़ कॉज कर रहा है और उसी के एक्सप्रेशन को रोकना है हमको। तो उसके एक्सप्रेशन को हम तभी रोक सकते हैं जब उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लगाएंगे, ठीक है। और वो जब हाइब्रिडाइज कर जाएगा, पेयरिंग कर लेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो एक्सप्रेशन नहीं करेगा। और उसके लिए हमको क्या चाहिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए चाहिए। और ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है आरएनए कंटेनिंग वायरस से। वो कहाँ से आ रहा है, आरएनए कंटेनिंग वायरस से आ रहा है या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से आ रहा है। और ये जो भी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है ये जो है इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये बना सकता है एक्चुअली में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब आपको ये सोचना है कि हमको डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक्चुअली में कहाँ पे मिलेगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको प्लांट में मिलेगा, जो आपने होस्ट प्लांट बनाया है उसी के अंदर ये बनेगा।
और बनेगा कैसे, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये जो भी यहाँ पे मेंशन है जेनेटिक मटेरियल आरएनए या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आरएनए कंटेनिंग वायरस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ये जो हैं आपके सामने, इनसे आप क्या बनाएंगे, इनसे आप डीएनए बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। और उस डीएनए को, ठीक है, उस डीएनए को आप एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू, आपको पता है, आपको मैंने बताया है कि टीआई प्लाज्मिड जो है वो एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है, और जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें टीडीएनए पार्ट है। उस टीडीएनए पार्ट में आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वायरस का जो आरएनए है या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, इसका आप डीएनए बनाकर और उस पर्टिकुलर टीआई प्लाज्मिड में आप इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जो आरएनए कंटेनिंग वायरस है, जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स है, इसका आप क्या करेंगे, इसका डीएनए बनाएंगे और उस डीएनए को आप टीआई प्लाज्मिड में इंसर्ट करेंगे। और ये टीआई प्लाज्मिड होता कहाँ पे है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस में होता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, सॉइल में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो भी आपका टीआई प्लाज्मिड है, ये टीआई प्लाज्मिड के अंदर आपने लगा दिया डीएनए, और वो जो डीएनए होगा, एक चीज़ ध्यान देना होगा कि वो जो डीएनए होगा वो सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा, प्लांट के अंदर बनाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना होगा आपको। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो हम डीएनए बना रहे हैं इस आरएनए से या इस मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से, वो जो डीएनए है, वो डीएनए जब फर्दर ट्रांसक्राइब करेगा तो सेंस आरएनए भी बनाएगा और एंटी सेंस आरएनए बनाएगा, और दोनों हाइब्रिडाइज करेंगे, देन क्या बनेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। एक बार जब आप डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना सीख लिया, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहीं पे प्रॉब्लम होती है कि कैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन रहा है। तो इसका आंसर ये है कि जो हम डीएनए लेते हैं या इस जो आरएनए से, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट से जो डीएनए बना रहे हैं, उस डीएनए से ही हमारा सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेगा, जो हाइब्रिडाइज करके, पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। ठीक है, और ये होस्ट के अंदर कैसे जाएंगे, होस्ट के अंदर ये जाएंगे एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर के थ्रू। एग्रोबैक्टीरियम में जो वेक्टर होता है वो टीआई प्लाज्मिड होता है, और टीआई प्लाज्मिड में आपको पता है कि टीडीएनए जो पार्ट होता है वो ट्यूमर कॉजिंग वाला पार्ट होता है। उसको हम हटाकर उसके जगह पे हम वो पर्टिकुलर डीएनए लगा देंगे, जिससे सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेगा। और जैसे ही प्लांट के अंदर या होस्ट के अंदर ये सेंस और एंटी सेंस आरएनए बनेगा, देन वो हाइब्रिडाइज करके क्या बनाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे। और देन उसके बाद आपका मैकेनिज्म स्टार्ट होगा आरएनए इंटरफेरेंस का। ठीक है, अब जाकर आपका स्टार्ट क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने ये पूरा मेथड मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट मैंने बना रखा। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, और इस पे एक डाइसर एंजाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, डाइसर एंजाइम जो है ये एक्चुअली में वो एंजाइम होता है जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट सकता है, कट इंट्रोड्यूस कर सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए में। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है एंडोराइबोन्यूक्लियस। ठीक है, ये बीच बीच में ये कटिंग कर सकता है, और ये एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम है जिसका नेम क्या है, डाइसर है। ठीक है, देन कटिंग होने के बाद से स्मॉल फ्रेगमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, और उस फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, siRNA बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, siRNA। ठीक है, siRNA। ठीक है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए आप बोल सकते हैं, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। और इस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए से क्या बाइंड होने वाला है, RISC, मतलब कि आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग या साइलेंस कॉम्प्लेक्स, ये होता क्या है, ये एक्चुअली होता है मल्टी प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, मल्टी प्रोटीन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं कि ये क्या है, एंजाइम है, और स्टार्टिंग में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, और ये इस पर्टिकुलर siRNA से क्या होगा, बाइंड करेगा। ये बाइंड होगा और देन ये एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एक्टिवेट होगा तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एक स्ट्रैंड को ये रिमूव कर देगा। आप देख सकते हैं
कि जो मैंने ब्लैक मार्कर से मेंशन कर रखा है स्ट्रैंड आरएनए का, उसको इसने क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे बच गया। ठीक है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बच गया। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है ये बाइंड किससे करेगा, इस पर्टिकुलर टारगेट आरएनए से करेगा। इस पर्टिकुलर टारगेट आरएनए से जैसे ही बाइंड होगा उसके बाद से क्या होगा कि बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे या इनके जो यूनिट्स होते हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसमें ये ब्रेक हो जाएंगे और फाइनली जो है आपका टारगेट आरएनए जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिग्रेडेड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स कि प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस आरएनए को यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में या इनके राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक कर देंगे, देन इसकी इंटीग्रिटी या इसकी जो वैल्यू है या इसका जो फंक्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो प्लांट है उस प्रोटीन से सेफ हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटीन बन रहा था वो इसी टारगेट आरएनए से बन रहा था। अब इस टोबैको प्लांट की यील्ड जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, जैसा होना चाहिए वैसा हो जाएगा। और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के मेथड अप्लाई करने की वजह से हुआ। बायोटेक्नोलॉजी का आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड को अप्लाई किया। आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसे डीएनए लिया जिसको आपने टीआई प्लाज्मिड के हेल्प से इंसर्ट किया होस्ट के अंदर और वहाँ जाकर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया और देन अपना पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद उस टारगेट आरएनए को ब्रेक कर दिया, उसकी इंटीग्रिटी को लॉस कर दिया। ठीक है, उसकी जो उसका एक्चुअल जो उसका वैल्यू है उसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक आरएनए को साइलेंट कर दिया, यहाँ पे एक आरएनए को साइलेंट कर दिया, उसकी वर्किंग जो एबिलिटी होती है या उसके एक्सप्रेशन जो होता है उसको हमने ख़त्म कर दिया। दैट्स वाई इस मेथड का जो नाम है वो क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस है। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है हेल्थ केयर से। और